चलो शुरू कर देते हैं। चलो, हमने कहा था कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। देखो, हालांकि ये तीनों जो है ना, ये तीनों टॉपिक्स अलग अलग है। ठीक है, आप इधर शिफ्ट कर लो, हमारा आई कांटेक्ट सही बन पाएगा। तो फिर ऐसा रहना पड़ेगा। तो डेट क्या है? 23rd से है ना शुरू, एफ कैट। ठीक है, आज का डेट मान लो बस 20 डेज है ना। ठीक है, अगले 10 डेज में हमारा भी एफ कैट का सिलेबस लगभग के खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 10 डेज में आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी भी प्रैक्टिस चल रही है ना? ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स है तीनों। इनमें से ये तीनों में फर्क है, तीनों में डिफरेंस है। हालांकि इनका टॉपिक का नाम जो है वो सीधा ही लिया जाता है। ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से सबसे पहले हमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन को समझना होगा। चलो मान लेते हैं कि तीन लोगों में रेस की हमने। तीन लोग कौन से? ए, बी और सी, इन तीनों में रेस की। अब तीनों में रेस हुई तो तीनों की स्पीड अलग अलग है मान लो। तो कोई तो भी फर्स्ट आएगा, इनमें से कोई एक सेकंड आएगा, कोई एक थर्ड आएगा। अब इनमें हमें नहीं पता है कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा। तीनों की स्पीड अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है, इसमें से किसी एक की सबसे ज्यादा होगी, किसी एक की सबसे कम होगी, और किसी की स्पीड दोनों के बीच होगी। अब इनमें से अगर मान लो कि मुझे प्राइज देना है सिर्फ दो लोगों को, यानी फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक को प्राइज देना है। ठीक है, तो तीनों में से मैं प्राइस किसे दे सकता हूं? बताओ। हाँ, दो को देना है, लेकिन ये तीन लोग तो ये है, ए, बी और सी। हमें पता नहीं है फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया। अब मुझे ये बताओ कि तीनों में से अगर दो लोगों को प्राइस देना है तो हम किसे दें? किन्हें हम दे सकते हैं प्राइस, पहला और दूसरा? या फिर अगर मान लो कि तीनों में से दो लोगों को मुझे आगे बुलाना है प्राइस देने के लिए, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक का, तो मुझे बताइए आप किन 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 जोड़ी को बुलाओगे? ए, बी और सी में से दो लोगों को प्राइस देने हैं, किससे बुला पाओगे? कितने पॉसिबल वेज दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, या तो सबसे पहले ए और बी आगे आ सकता है, बी और सी आ सकता है आगे, और ए और सी की जोड़ी आ सकती है। इसके अलावा, इन तीनों जोड़ियों के अलावा और कोई आ सकता है? नहीं आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो चलो मान लो फर्स्ट और सेकंड रैंक लेने के लिए पहले मान लो कि ए और बी की जोड़ी आ गई। अब हमें पता है क्या कि फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है? ए और बी आगे आ गए। अब हमें फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक देना है। कैसे दे? किसको दे पहला रैंक? दो लोग सामने हैं। हाँ, ए और बी आ गए ना, दो लोग है ना। ए और बी आ गया है या बी और ए आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की जोड़ी है। यानी तीनों में से जब दो लोगों को प्राइस देना है तो कितने तरीकों से आप दे सकते हो? आप तीन तरीकों से प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ये तीन तरीके से आप दो लोगों को, तीनों में से दो लोगों को तीन तरीके से आप प्राइस देने के लिए आगे बुला सकते हो। यह सिलेक्शन हो गया। जो तीन लोग रेस में दौड़े थे,
उनमें से 2 लोगों को प्राइस देना था। हमें नहीं पता पहला कौन है दूसरा कौन है, करेक्ट है। लेकिन इनमें से अगर हम 2 को आगे बुलाना है तो किसे बुलेंगे प्राइस देने के लिए? ए बी हो या बी ए हो, एक ही बात है। बी सी हो या सी बी आ गया है, एक ही बात है। और ए सी आए या फिर सी ए आ गया है, एक ही बात है। तो मान लो कि सबसे पहले अगर ए और बी की जोड़ी आगे आ गई प्राइस लेने के लिए, हम पहला प्राइस किसे दे? ए को दे या बी को दे? क्यों ए को दे? हमें पता है बी को भी तो बी भी फर्स्ट आ सकता है, फिर बी भी तो फर्स्ट आ सकता है। बोलो किसे दे? हाँ, कंडीशंस बनेंगी। अगर आपने पहला प्राइस ए को दे दिया तो दूसरा प्राइस किसे जाएगा? बी को। और अगर मान लो बी पहला आ गया हो तो दूसरा प्राइस किसे जाएगा? ए को। यानी ए और बी की जोड़ी आगे आ गई तो आप उनको 2 तरीके से प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, या तो ए फर्स्ट रैंक पे सेकंड रैंक पे बी, या तो बी फर्स्ट रैंक पे सेकंड रैंक पे ए। समझ में आया? इस तरीके से 2 तरीके हैं। मान लो बी और सी की जोड़ी आगे आ गई तो प्राइस लेने के लिए या तो आप बी पहला सी दूसरा, या तो सी पहला बी का नंबर दूसरा रहेगा। और 2 तरीके। मान लो ए और सी की जोड़ी आ गई तो हाँ, या तो ए पहला सी दूसरा, सी पहला या तो फिर ए दूसरा। यानी प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने पॉसिबल वेज है, कितने तरीकों से आप प्राइस दे सकते हो उनको? 6 तरीकों से दे सकते हो। समझ आया? तो यहां पर ध्यान दो, जब हमें रैंक को महत्व देते हैं, फर्स्ट कौन सेकंड कौन, या ऑर्डर को महत्व देते हैं, रैंक यानी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पे कौन है, सेकंड ऑर्डर पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ, फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, यानी जब हम उनको एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस बोल सकते हैं, या फिर हम उन्हें किसी ऑर्डर में, या फिर हम उन्हें किसी रैंक में जब हम प्लेस करते हैं, तो ऐसे वक्त यहां पर होता है, या फिर हम किसी का ऑर्डर का अरेंजमेंट करते हैं, रैंक में अरेंज करते हैं या सिक्वेंशियल अरेंजमेंट करते हैं, तो वहां पर हमेशा ही होगा परमुटेशन, क्योंकि परमुटेशन डील्स विथ ऑर्डर और रैंक और सीक्वेंस और अरेंजमेंट। आया समझ में? जहां पर स्थानों को महत्व होगा, यानी ऑर्डर्स को महत्व होगा, रैंक को महत्व होगा, वहां पे क्या होगा? परमुटेशन होगा। ठीक है। और जहां पर ग्रुप को महत्व होगा, चाहे ए बी आ गया है या बी ए आए, आने वाले तो 2 ही लोग हैं, करेक्ट है। तो जहां पर ग्रुप की बात आए या फिर जहां पे सिलेक्शन की बात आए, वहां पर हमेशा ही कौन होगा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को ऑर्डर या रैंकिंग से महत्व नहीं होता है। आया समझ में? कोई लेना देना नहीं है उससे, उसे ग्रुप से लेना देना है। 3 लोगों को आगे बुलाओ, एबीसी को बुलाओ, तो चाहे एबीसी आए, बीएसी आए, सीएबी आए, है ना, सीबीए आए, कोई भी आए, कोई दिक्कत नहीं है उसे। ऑर्डर को कौन पहला आएगा कौन दूसरा आएगा ये बात उसे लागू नहीं होती है। तो कॉम्बिनेशन डील्स विद द सिलेक्शन और ग्रुप। ठीक है। और परमुटेशन किसके साथ डील करेगा? ऑर्डर, सीक्वेंस और रैंकिंग को। ठीक है। तो इसलिए एक नाम मैक्सिमम यूज होता है अरेंजमेंट। अगर जो अरेंजमेंट पे फोकस करेगा या अरेंजमेंट के साथ डील करेगा वो परमुटेशन कहलाएगा, और जहां पर सिलेक्शन होगा वहां पर कॉम्बिनेशन होगा। फर्क समझ में आया? आगे बढ़े? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के आपने फॉर्मूलेज देखे हैं। का फॉर्मूला आपने देखा होगा, एन पी आर, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन का आता है एन सी आर। बता पाएंगे आप क्या है फॉर्मूला? नहीं, ये आता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। याद आया फॉर्मूला? और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है एन फैक्टोरियल अपॉन, देखो ये सिर्फ कॉम्बिनेशन के अंदर ही परमुटेशन छुपा हुआ होता है, ये फॉर्मूला एज इट इज लगता है यहाँ पर एन माइनस आर फैक्टोरियल। बस कॉम्बिनेशन में एक डिफरेंस है, यहां पर फिर से एक आर डबल आता है, यानी कॉम्बिनेशन में ही क्या है? परमुटेशन है। अब देखो यहां पे हम ऐसे भी बोल सकते हो, एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ये भी आपका कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला था। देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई?
इसकी वैल्यू क्या हो गई, परमुटेशन ही हो गई ना, तो परमुटेशन बाय आर। अगर आपको सॉल्व करके प्रूव चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हो। देखो एनपीआर की वैल्यू क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो आपको पता है ये डिनोमिनेटर नीचे शिफ्ट होता है, तो आपका वही वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो आप किसी परमुटेशन को यानी सेम वैल्यूज के सेम असेट के परमुटेशन को उसके आर के साथ डिवाइड करते हो तो आपको कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है। चलो आगे बढ़े। अब आप लोग ये सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपको एक और चीज समझनी है, वो आपको पता है और इंटरेस्ट से आप पढ़े होंगे, फैक्टोरियल्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल, 1 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 3 4 फैक्टोरियल 4, ऐसा ही ना, नहीं है ऐसा पक्का? 3 फैक्टोरियल क्या आता है, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5040। ये आप कर सकते हो, कोई नहीं है। देखो 3 फैक्टोरियल क्या है, 6 है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल ढूंढना है तो 4 के अंदर ही 3 फैक्टोरियल छुपा है ना, 4 इंटू, अब 3 इंटू 2 इंटू 1 क्यों करें हम, इसको बोल सकते हैं आप 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। आया समझ में? तो 6 इंटू 4 करे तो डायरेक्टली 24 मिल जाता है आपको। अब अगर 4 फैक्टोरियल 24 है तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 24 इंटू 5 करो 120 मिलेगा। 5 फैक्टोरियल 120 है तो 6 फैक्टोरियल कितना है, 120 इंटू 6 करो 720। आया समझ में? 720 इंटू 7 किया तो 7 इंटू 700 इंटू 7 4900, 20 इंटू 7 140, 4900 और 140 हो गए 5040। आपको 7 फैक्टोरियल तक के वैल्यू पता होने चाहिए, इसको रट्टा ही मार लो। कहां तक पता होना चाहिए, 7 फैक्टोरियल तक। आगे बढ़े, साथ साथ नोट डाउन भी करते चलो। अब ध्यान दो, इस केस को सॉल्व करो। 7p3 7p3 P फॉर परमुटेशन, C फॉर कॉम्बिनेशन। आपको परमुटेशन के लिए सॉल्व करना है। कितना, 210। कैसे किया, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल हमें पता कितना आता है, 5040, और 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 कितना होगा 4, 4 फैक्टोरियल कितना आता है 24। इसको डिवाइड करें आप तो आपको आंसर मिल जाता है, कितना आता है 20, चलो 210 मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ये आपका कैजुअल मेथड हो गया डेली वाला, करेक्ट है। शॉर्टकट देख लो। अब अगर आपके पास परमुटेशन है यानी 7p3 का केस है तो इसका शॉर्टकट सीधा आप लगा सकते हो। यहां पर देखो बोर्ड पे 7 को 3 है, 3 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखो, बात खत्म। ठीक है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर शॉर्टकट। 7p3 है तो 7 को रिवर्स ऑर्डर में 3 बार लिखो, 7 इंटू 6 इंटू 5, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 7 210। डन है।
ऐसे करना है, अपर काफी टाइम बचेगा। हो गया, डन है। अब एनसीआर मान लो कि 11 कॉम्बिनेशन है 4, कैसे करोगे? नहीं, उल्टा नहीं करना है। अभी हमने देखा था, आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि आपके कॉम्बिनेशन के अंदर ही क्या है, परमुटेशन है ना। एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल क्या था ना। परमुटेशन को कैसे सॉल्व करोगे? अरे परमुटेशन होता तो 11 को 4 बार लिखते, तो यहाँ पे 11 को 4 बार लिखो और डिवाइड करो कितने से, आर से, खत्म। हाँ, जो भी है। शॉर्टकट समझ में आया? फॉर्मूला नहीं लगाते बैठना है, सीधे ट्रिक यूज करो, यू विल गेट द आंसर। है, हो गया। 330 विल बी द आंसर। आया समझ में? एक और, एक और सॉल्व करते हैं। 11C7 कैसे करोगे? 11 को 7 बार लिखोगे, करेक्ट है? नहीं लिखना है, इसमें एक और शॉर्टकट है। अगर आपका एन और आर का डिफरेंस छोटा होता है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। 11 को 7 बार लिखने से कैलकुलेशन बड़ा होता है, इसको रिड्यूस कर सकते हो। 11 में से 7 गए, कितने बचते हैं? करेक्ट है। तो अगर आपका आर रिड्यूस होता है, यानी एन और आर का डिफरेंस अगर आर से छोटा है तो डेफिनेटली आप वो डिफरेंस ले सकते हैं। एन और आर यानी 11 और 7 का डिफरेंस आर से यानी 7 से छोटा है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट, वैल्यू सेम ही आएगी। 11 और 7 का डिफरेंस 4 आता है और ये 4 ये आर से छोटा है, 11C4 लिख सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। आप क्रॉस चेक कर लो घर जाके, ठीक है? यानी 330 ही बनेगा। डन, बता दो, प्रूव करके दिखाता हूँ, रुको। ऐसे यही डाउट है ना, क्या करोगे? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 कितने हो गए? एक और बचा है ना, 5। डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 7 फैक्टोरियल करोगे ना। फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू कहाँ तक, 432, करेक्ट है। मैं 4321 नहीं लिखता हूँ, 4 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, चलेगा? 4 फैक्टोरियल का मतलब वही होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डन है। ये देखो कट हो गए, ये देखो कट हो गए, क्या बचा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, करेक्ट है। और अगर आप 11C4 होता तो क्या करते? 11 को 4 बार ही लिखते ना, 11 10 9 8 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, सेम ही तो आया। आया समझ में? तो इसीलिए डिफरेंस अगर इनका कम है 7 से तो डेफिनेटली आप वो डिफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हो। डन है, क्लियर? चलो आगे बढ़े। ये बेसिक शॉर्टकट समझ में कैलकुलेशन के। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गिव द हेडिंग परमुटेशन। हो गया, चलो ध्यान दो।
चलो लिखिए, इसमें स्टेटमेंट ऐड करिए। परमुटेशन डील्स विथ ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। परमुटेशन डील्स विथ ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। ठीक है, लिखा स्टेटमेंट। हो गया। चलिए अब लिखिए प्रॉब्लम स्ट्रक्चर, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। प्रॉब्लम स्ट्रक्चर नंबर 1, प्रॉब्लम्स ऑन अल्फाबेट। नंबर 2, प्रॉब्लम्स ऑन डिजिट्स। नंबर 3, सर्कुलर अरेंजमेंट्स। यानी 3 प्रकार से यहाँ पे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, अल्फाबेट्स पे आएंगे, डिजिट्स पे आएंगे और सर्कुलर अरेंजमेंट। इसमें से सर्कुलर अरेंजमेंट जो है काफी इजी पार्ट है, वो चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ मेजरली वी नीड टू फोकस ऑन द अल्फाबेट पार्ट। ठीक है, डिजिट भी इजी है। चलिए अब आते हैं अगले पार्ट पे, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन अल्फाबेट। डायरेक्शन 1 लिखे, डायरेक्शन 1। अब इसमें हम प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व करेंगे, मैं आपको डायरेक्शन दूंगा कि सवाल आते कैसे कैसे। ठीक है, तो सवाल ऐसा आता है कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स, can the letters of the word be arranged। नाम में ही अरेंजमेंट है, तो कितने तरीकों से हम एक वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम में सवाल ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में सवाल ऐसे आता है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रहार बी अरेंज्ड। ठीक है, सवाल ऐसे आता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है, कुछ भी हो सकता है। नाउ मेक श्योर इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, कितने तरीकों से, इन हाउ मेनी वेज, है ना। एक वर्ड है प्रहार, इसके लेटर्स यानी अल्फाबेट को अरेंज कर सकते हो आप लोग। इसका मतलब ये, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा नाम लू अमित, क्या ये अरेंजमेंट है अल्फाबेट से? यस, आपका हर एक का नाम एक अल्फाबेट की अरेंजमेंट ही है। अब ये जो नाम बना है इसमें कितने अल्फाबेट यूज हुए हैं? 4, 4 अल्फाबेट यूज हुए हैं। अगर इनमें 4 अल्फाबेट है तो ये A, M, I और T की अरेंजमेंट है। तो अगर इन्हीं अल्फाबेट से और नाम बन सकते थे तो बिल्कुल बनते, और बनते भी हैं। अगर मैं इनको अरेंजमेंट चेंज कर दूं तो अमित का मीता भी हो जाएगा, टीमा भी हो जाएगा, अल्फाबेट तो वही है। टामी भी हो जाएगा, अच्छा ओ नहीं है, टॉमी हो जाता, नहीं कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है? तो अल्फाबेट का अरेंजमेंट ही है। आप सभी के नाम, मेरे नाम, जहां पर भी ये लेटर्स, ये वर्ड जो है ये भी अल्फाबेट का अरेंजमेंट ही है। इसमें L, E, T, R और S का यूज हुआ है। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, यानी कितने नाम बना सकते हो, ये उसका मीनिंग है। यानी जस्ट फॉर एग्जांपल अमित की बात ले तो AMIT करके नाम बना है, तो AMI और T ये 4 अल्फाबेट से कितने टोटल नाम बन सकते हैं, कितने टोटल?
कितनी बार इनको अरेंज किया जा सकता है। तो ये देखो आपके सामने मैंने 4 नाम खड़े कर दिए, और भी नाम बनते हैं। बहुत नाम बनते हैं। तो कितने बनेंगे, फाइन करते में तो टाइम लगेगा, कितने नाम बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, फैक्टोरियल यहां वर्क करता है। तो 4 लोग हैं, 4 लोग अपनी अरेंजमेंट कितने तरीके से करेंगे, 4 फैक्टोरियल तरीके से करेंगे। समझ आ रहा है। यानी अमित इस वर्ड में जो 4 अल्फाबेट है, इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो आप लोग, 4 अल्फाबेट है, 4 फैक्टोरियल तरीके से होंगे। यानी अमित इस वर्ड के अल्फाबेट से टोटल कितने नाम बनेंगे, 24 नाम बनेंगे। यानी 24 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो। समझ में, उसमें 24 में से ये कुछ एग्जाम्पल 6 मैंने आपके सामने रखे। आ रहा है समझ में, कोई डाउट है, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया। अब यहां पर बस नाम जो है वो कुछ भी आ सकता है। तो चलिए, प्रहार से कितने अरेंजमेंट मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 और 6, 6 है, यानी 6 फैक्टोरियल। टोटल कितने नाम बनेंगे, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 720, 720 नाम बनेंगे। आ रहा है समझ में। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है, टोटल नाम 720 बनेंगे वो करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है उसमें। प्रहार से 720 ही नाम बनते हैं, इस वर्ड के अल्फाबेट से 720 नाम बनते हैं, बिल्कुल बनेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये 720 वर्ड में प्रहार को 2 बार काउंट किया गया है। 2 बार काउंट हुआ है प्रहार। तो 2 बार काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक ही बार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है। अगर सवाल आपको बोलेगा कि रिपीटेशन अलाउड है, तो टोटल कितना नाम बनेंगे, 720। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो रिपीटेशन हटाना पड़ेगा। कैसे बताता हूं, यहाँ पे 2 प्रहार कैसे, ये समझ में नहीं आया ना, अभी आ जाएगा। अब देखो ये वाला ए जो है ना, ये A1 है, ये है A2। आर जो है ना, आर, ये भी R1 है और ये R2 है, रिपीटेटिव अल्फाबेट है। मान लो कि ये आर और ए में झगड़ा हो गया, तो ए ने कहा मैं अपना जगह बदल देता हूं, तो पी वैसा ही रहेगा, R1 वैसा ही रहेगा। ए ने अपनी जगह बदल दी और A2 को वहां लेके आया, एज भी वैसा ही है। A2 के जगह पे अब A1 आ गया, क्योंकि उसका R1 के साथ झगड़ा हो गया। ये देखो, तो ये इनके फैमिली को पता है, ये P को पता है A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, R को पता है R1 कौन सा है, R2 कौन सा है, H को पता है A1 A2 कौन है, R1 R2 कौन है, सबको पता है। हमें पता है, हमें तो बोलेंगे क्या, ये ए बोलेगा हमें कि मैं A1 हूं, दूसरा ये बोलेगा नहीं नहीं मैं A2 हूं, बोलेगा नहीं। हमें तो बस दिखाई देते हैं ना अल्फाबेट्स, तो हमें जब दिखाई देते हैं अल्फाबेट्स, तो डेफिनेटली ये R1 R2 हमें पता होगा क्या, नहीं पता हो। तो अगर मान लो इन्होंने अपनी जगह भी चेंज कर दी, तो भी देखो ये भी प्रहार है, ये भी प्रहार है। हो सकता है R1 R2 में भी झगड़े हो जाए, तो ये P वैसे रहेगा, R2 यहां पे आएगा, A2 यहां पे आ सकता है, H वैसे रह सकता है, A1 और R1 यहां आ सकता है, ये भी प्रहार हो गया। चीजें समझ आ रही है। तो ये 720 टोटल शब्द बनेंगे, लेकिन ये देखो 720 के अंदर ऑलरेडी प्रहार 3 से 4 बार ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, रिपीट रिपीट। तो रिपीटेशन हटाना पड़ेगा ना। रिपीटेशन हटाने के लिए क्या करेंगे, बताता हूं, पूरा क्वेश्चन का पैटर्न बताता हूं। सवाल समझ में आया, कितने तरीकों से अरेंज करना है, इसका मतलब होता है हम कितने शब्द बना सकते हैं अल्फाबेट से। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े। चलो इसी में मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं, देखिए। डायरेक्शन लिखी है आप लोगों ने, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई वर्ड नहीं दिया, इसलिए वर्ड इन शब्द, इस शब्द का यूज किया। 3 हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी अरेंज, और वो वर्ड कौन से होते हैं, कितने तरीकों से पूछे जा सकते हैं, वो है ये। आप एग्जांपल लो, एक एक को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप अपनी सिटी ले लीजिए, नागपुर। फिर हम देश ले लेंगे, इंडिया। फिर हम जो पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैथमेटिक्स। एक और इंटरेस्टिंग वर्ड ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं इंजीनियरिंग।
अब देखो सवाल पूछने के तरीके क्या है। सवाल आपको पूछा जाएगा कितने तरीकों से हम लेटर, एक वर्ड के लेटर को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ड के कितने तरीके हैं, वो दो तरीके हैं। एक नॉर्मल वर्ड रहेगा, तो दूसरा ऐसा वर्ड रहेगा जहां पे रिपीटेशन रहेंगे। नॉर्मल वर्ड रहा तो आप देख के आंसर कर सकते हो कि नागपुर इस नाम से या फिर नागपुर इस वर्ड में जो अल्फाबेट है उनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो यहां पे हमें कोई भी रिपीटेशन दिखाई दे रहा है? जैसे मेरे नाम में रिपीटेशन था, 4 फैक्टोरियल बोल दिया। यहाँ पे है नागपुर में रिपीटेशन नहीं है, तो बताओ कितने नाम बनेंगे ऐसे? 7 फैक्टोरियल, यानी 5040, 5040 ऐसे शब्द बना सकते हो आप अलग अलग, सिर्फ नागपुर। 6 है, ठीक है, ठीक है। 6 फैक्टोरियल यानी कितने? 720। तो नागपुर इस शब्द से टोटल कितने शब्द बनेंगे? 720 शब्द बनेंगे अलग अलग। आया समझ में? ठीक है, ये उसका एक एग्जाम्पल। अंगपुर, आया समझ में? ए और एन को हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये भी 720 में ये भी तो एक नाम शामिल होगा, बिल्कुल होगा। सवाल ये है कि 720 के नागपुर ये वर्ड 720 शब्दों के अंदर समाहित है या नहीं है? होगा ना, क्योंकि ये नाम भी एक अरेंजमेंट ही है इन 6 अल्फाबेट्स की। अंडरस्टूड? ठीक। अब बात करते हैं इंडिया। बताओ टोटल शब्द कितने बनेंगे? टोटल टोटल इंडिया से 1 2 3 4 5 यानी 120 टोटल। लेकिन क्या उसमें रिपीटेशन होगा? बिल्कुल रिपीटेशन है आई और आई का। अगर मान लो ये I1 है, I2 है, I2 इधर चला गया, I1 इधर आ गया, फिर भी इंडिया ही बनता है ना। आ रहा है समझ में? ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रिपीटेशन रहा तो रिपीटेशन का एक ही धर्म है, और वो धर्म क्या है? रिपीटेशन का एक ही धर्म है। आपको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है जो भी रिपीटेड है। अगर इंडिया इस नाम से टोटल शब्द कितने बनते हैं? 5 फैक्टोरियल। इन टोटल शब्दों में से रिपीटेशन हटाना है तो हमें क्या करना होगा? डिवाइड। किसे? जो रिपीट होता है उसे। कौन रिपीट हो रहा है? आय। कितने बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो 2 बार अगर रिपीट होता है तो डेफिनेटली उसको डिवाइड करो 2 से। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल ये आता है 120/2, यानी इंडिया इस नाम से टोटल आप कितने शब्द बना सकते हैं? 60। यानी इंडिया इस वर्ड के अल्फाबेट को आप 60 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। हो गया? आगे बढ़े? चलिए अगला वर्ड कौन सा है? मैथमेटिक्स। चलो मैथमेटिक्स को सॉल्व करता है अगले पेज पे। कैसे करें? सबसे पहले टोटल नाम टोटल शब्द कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल शब्द बनेंगे 11 फैक्टोरियल। यानी टोटल रिपीटेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ए रिपीटेड हो रहा है, टी रिपीटेड हो रहा है ना, एम रिपीट हो रहा है। तो लिख लो एम कितने बार रिपीट हो रहा है? एम 2 टाइम्स, करेक्ट। ए कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। टी कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। और कोई है? ठीक है, डन। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। बस इसके बाद कैलकुलेशन बहुत लंबे नहीं चौड़े नहीं करने हैं। इक्वेशन फॉर्म हो गया। हम शुरुआत है इसीलिए इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो इक्वेशन फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लेकिन फिलहाल समझ लेते हैं। आपको क्या करना है? अब ये मेन सॉल्विंग टेक्निक्स आपको यहाँ पे आनी चाहिए। यानी क्या? 11 फैक्टोरियल है तो हमें कहा किस फैक्टोरियल तक की वैल्यू पता है? 7 फैक्टोरियल तक की। तो हमें इसको 7 फैक्टोरियल तक लेके जाना होगा। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, अब 7 6 5 4 करते बैठेंगे
टाइम चला जाएगा, इसलिए हम 7 फैक्टोरियल की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। मेक श्योर फैक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, नहीं तो आप बोलोगे कि सर 2 इंटू 2 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 2 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, नहीं होता है। अब इसका क्या करना है, कट करना है, हमें पता है 8 कट हो जाता है। हो गया। अगला कैलकुलेशन में मेक श्योर करना कि आप कभी भी 10 का मल्टीप्लीकेशन हो तो 10 को कभी भी हाथ नहीं लगाना, 10 को हमेशा आखिरी में सॉल्व करते हैं, क्योंकि 10 का मल्टीप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है ज्यादा, उसमें क्या करना होता है, हमें जीरो ही लगा देना होता है। लेकिन अगर आप यहां पर फिर से देखो तो 5040 में भी एक जीरो है, तो आप इस जीरो को भी शिफ्ट कर सकते हैं और इसको 100 बना सकते हो, लास्ट में 2 जीरो ऐड कर देंगे। आया समझ में। अब इसको आसान कर देते हैं हम। अब 504 इंटू 9 करना है, आसान है। 500 इंटू 9 करो, कितना होता है 4500, यानी 4,500 4,500 हो जाएंगे। और 4 इंटू 9 करो 36 हो जाएंगे, कितने हो गए 4536। अब आपका बचा है 100 इंटू 11 इंटू 4536। ये स्टेप ऐड करने की जरूरत नहीं थी, समझने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो यही पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखो 11 का मल्टीप्लीकेशन है, 11 के मल्टीप्लीकेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा कंसाइज कर देता हूँ। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2। सो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 5040 डिवाइडेड बाय 8। तो अब यहां पर आपका बचता है एक जीरो, यहां दे दो 10 को 100 इंटू ये 11 बचता है, और 504 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 4536 हो गया। अब क्या करना है, 11 का मल्टीप्लीकेशन सबसे आसान होता है। यहां पर देखो कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये फर्स्ट और ये लास्ट डिजिट को जैसे के वैसे, 6 का 6 रहेगा। अब इनका एडिशन करते जाना एक एक का, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 3 प्लस 5 कितना होता है 8, 5 प्लस 4 कितना होता है 9, और ये जो 4 है जैसे के वैसे, फर्स्ट और लास्ट जैसे का वैसा, बाकी सब की एडिशन करते रहना है आपको। आ रहा है समझ में। अगर कैरी आता है तो कैरी अगले इसमें ऐड हो जाएगा। वेट अभी रुको, 100 से मल्टीप्लाई करना था, यानी क्या करना है, 2 जीरो दे देना है, बात खत्म, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4989600, इतने तरीकों से आप मैथमेटिक्स के अल्फाबेट को अरेंज कर सकते हो। डाउट हो तो पूछो। बड़े अगला आपको सॉल्व करना है इंजीनियरिंग, चलो ट्राई करो सब लोग।
कितना? 27 क्रॉस चेक करो। ठीक है। 27। ये करेक्ट है। कैलकुलेशंस को देखो सही से। कितना है? सार्थक, नहीं, कैलकुलेशन में गड़बड़ है। पहले आप देखो रिपीटेटिव वर्ड कौन से हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं, आपका इक्वेशन सही होना चाहिए। इंजीनियरिंग, तो पहले ये बताओ कि टोटल शब्द कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ तक सब क्लियर है? डिवाइडेड बाय कौन रिपीट हो रहा है और कितनी बार? और ई दिखाई दे रहा है रिपीट हो रहा है कितनी बार? 1 2 3 3 बार। जी रिपीट दिखाई दे रहा है 2 बार। आई रिपीट दिखाई दे रहा है 2 बार। एन भी है 2 बार। और कोई है? हाँ, 3 बार है एन। वेरी गुड, 3 टाइम्स है। तो इक्वेशन आपका क्या बनेगा? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। करेक्ट है यहां तक सब लोग? इक्वेशन कितने लोगों के करेक्ट है ये बताओ पहले। सभी के करेक्ट है, यानी अब आपको इक्वेशन बनाना आता है, ऐसा हम समझे। करेक्ट। अब वैल्यूज को सही से पुट करना है, ये अनिवार्य है। 11 × 10 कहां तक पुट करोगे वैल्यूज? ऑब्वियसली 5040 तक, यानी 7 फैक्टोरियल तक। डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 6 2 2। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वैल्यूज को कट डाउन कैसे किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप वैल्यूज को कैसे कट डाउन कर रहे हो। अब यहां पर देखो, हमेशा 11 और 10 को कभी हाथ नहीं लगाना, कभी हाथ नहीं लगाना है। आया समझ में? अब जीरो को भी शिफ्ट करना तब करना जब सब कट डाउन हो जाए।
और आप 9 तक या 10 तक या 11 तक बचता है तो आप जीरो को शिफ्ट करो। अगर कोई कट नहीं हुआ है तो आप वहां पे जीरो को हाथ मत लगाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैल्यू को कट डाउन करना। तो यहां पर देखो आप क्या करोगे, 3 का डिवीजन जाता है, 9 को कट कर सकते हो लेकिन 10 और 11 को सबसे लास्ट, सबसे लास्ट तो 10, उसके पहले आएगा 11 का, ठीक है। उससे पहले जो कट होता है उसे आप बिल्कुल कट कर सकते हो। तो 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8, ये 2 ब्रेक डाउन हो जाता है, यहां पे आएगा 3, 3 अगेन यहां पे देखो, 3 3 जार 9, 3 भी कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2। यानी ऊपर बस ये 3 वैल्यूज बची है, नीचे बस 2 बचा है, 2 बचा है तो आप इसको कट डाउन करिए 5040 को 2 से, कितना आएगा 2520। अब इसको हाफ करना कौन सी बढ़िया, 2 से डिवाइड करना मतलब वैल्यू को आधा करना होता है। 5000 का आधा होता है 2500, 40 का आधा होता है 20, हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, 11 इंटू 10 इंटू 2520, जिसमें से हमें पता है अब आपको और आसान करना है तो जीरो को यहां शिफ्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यानी आपको क्या करना है, 252 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। यानी अब आपका टास्क है 100 इंटू, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बस 252 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो 11 से। कैसे होगा, 252 लिख लो, यही पे आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। 2 ऐसा, ये भी 2 ऐसा, ये भी 2 ऐसा, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 7, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7, हो गया। 2 जीरो लगाने हैं 100 के, हो गया, दिस वुड बी योर आंसर। इतना सिंपल सा ये स्टेप था, ये आना चाहिए आप लोगों को, है ना? चेक करो आपकी गड़बड़ कहाँ हुई थी, यहाँ पे ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारी गड़बड़ यहाँ होती है, ठीक है। चलो ये सही से करना, लेकिन मेक श्योर करना 11 10 और 9 को, 9 भी ठीक है ऑप्शनल है, लेकिन 11 और 10 को हाथ नहीं लगाना है। उससे पहले जो कट डाउन होता है वो इजीली कट डाउन करो, और इसको भी ज्यादा छेड़ना नहीं है, पहले 8 और 9 का मसला सॉल्व कर दीजिए हमेशा, ठीक है। बाद में जो बचता है इसके साथ हम कट डाउन कर सकते हैं, बाकी 11 और 10 को लास्ट, 10 को तो लास्ट में ही करना है। चलो आगे बढ़े अब, ठीक है। अगला चरण लेके डायरेक्शन 2, डायरेक्शन 2 देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, in how many ways can the letters of the word be arranged so that यानी अभी भी बेस वही है, प्रॉब्लम वही है। अब इसमें एडिशन आएगी, ठीक है, किसकी, किसकी एडिशन आएगी, हमने देखा कि नॉर्मल वर्ड्स था या फिर रिपीटेशन था, करेक्ट। अब जो आएगा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होके आएगा, उसमें क्या होने वाला है ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यानी अब कंडीशंस ऐड होने वाली है। पहली कंडीशन ये है, सो दैट वॉल्स ऑलवेज कम टूगेदर। दूसरी कंडीशन है, वॉल्स नेवर कम टूगेदर। एक तीसरी कंडीशन भी है, बहुत स्पेसिफाई है, नो सिंगल वॉल कम टूगेदर। नोट इट डाउन। अब इसके लिए शब्द जो होंगे वो दो तरीके से, एक नॉर्मल वर्ड या तो रिपीटेटिव वर्ड, कंडीशन को सॉल्व करना है हमें।
डन। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा ही नाम। तो सवाल ये है, नॉर्मल सवाल पूछता हूं, अमित इस वर्ड के अल्फाबेट को कितने तरीके से अरेंज करोगे आप? 4 फैक्टोरियल के तरीकों से कर सकते हो, करेक्ट है? ओके। सवाल ये है अब कि आप इनको इस तरीके से अरेंज करिए सो दैट इसके नाम यानी वर्ड के अंदर जो वॉल्स है वो हमेशा इकट्ठे यानी साथ में आने चाहिए। अब इसमें वॉल्स कौन कौन से हैं आपको पता है? ए, आई, ई, ओ और यू। ये 26 अल्फाबेट में 25 कंसोनेंट और 5 वॉल है, करेक्ट है? 21 कंसोनेंट और 5 वॉल। तो उसमें आप क्या बोलते हो? वॉवेल्स बोलते हो? वॉवेल्स। अब अमित इस वर्ड में कितने वॉल्स दिखाई दे रहा है? 2। तो इससे जो भी शब्द बनेगा क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इसको इस तरीके से अरेंज करो सो दैट वॉल्स हमेशा साथ में होने चाहिए। यानी नाम जो भी बनेगा वो बनेगा ए आई एम टी, ए आई टी एम, टी ए आई एम, टी आई ए एम, कुछ भी बन सकता है। लेकिन ये हमेशा दोनों अगल बगल में साथ में आने चाहिए। इनकी पोजीशन कुछ भी क्यों ना रहे, कहीं पे भी क्यों ना रहे, लेकिन ए के बगल में आई या फिर आई के बगल में ए होना ही चाहिए। ये केस है। तो ऐसे कितने नाम बना पाओगे? करेक्ट है, ऐसे कितने नाम बना पाओगे ये पूछा जा रहा है। दूसरा, पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लो पूरा क्वेश्चन का। ये पहला कॉन्टेक्स्ट हो गया। दूसरा, तो अमित इस वर्ड से ऐसे कितने नाम बना सकते हो जिन नामों में वॉल्स कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए? अब तक दोनों ए और आई साथ में आ रहे थे, अब ए और आई साथ में नहीं चाहिए। साथ में नहीं चाहिए का मतलब क्या होता है? दोनों के दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। आया समझ में? दोनों के दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब आपका नाम जो बनेगा सेम, यहां पे देखो इस नाम में ए और आई अलग अलग है दोनों, करेक्ट है? या फिर मैं शब्द बदल देता हूं, प्रहार ले लेते हैं। इसमें भी 2 ऑल्स है, थोड़ा दूसरा नाम ले लेते हो। चलो एक नाम ले लेते हैं, चलो वो ले लेते हैं। चलो एक वर्ड ले लेते हैं, ऑस्पिशियस। ठीक है। अब ऑस्पिशियस इस वर्ड्स के सारे वॉल्स साथ में चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? जितने भी वॉल्स है ए यू आई है ना, जितने भी रिपीटेटिव जो भी है सब एक साथ होने चाहिए नाम में। लेकिन अगर बोला जाता है वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, यानी एक सारे के सारे वॉवेल्स साथ में नहीं चाहिए। यानी जैसे कि अगर मान लो कि अगर मैं लिखता हूं ए यू आई, फिर से आई, फिर ओ, फिर यू, हो गए सारे वॉल्स इकट्ठे आ गए। और सारे वॉल्स इकट्ठे आने के बाद यहां पे ध्यान दो कि बाकी का शब्द क्या बनेगा? कौन बचेगा? एस, फिर कौन बचेगा? सी, फिर एस, पी, फिर आएगा सी और फिर कौन आएगा? एस। आया समझ में? नाउ जो शब्द हमारा बना, तो वॉल्स ऑलवेज कम टुगेदर में ये एक्सेप्ट होगा। यानी ऑस्पिशियस नाम से ये जो शब्द बना, इसमें सारे के सारे वॉल्स क्या है? एक साथ है। जरूरी नहीं कि वो स्टार्टिंग में रहे, वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ होंगे। आ रहा है समझ में? तो ये शब्द इसके लिए एक्सेप्ट होगा। लेकिन जब बोला जाएगा कि वॉल्स नेवर कम टुगेदर, तो वॉल्स नेवर कम टुगेदर के लिए क्या होना चाहिए? यानी एक भी सारे में से के सारे एक साथ नहीं होंगे। यानी अगर मान लो ये शब्द ऐसा बन गया ए यू आई आई ओ एस पी
सी एस, और ये यू जो है इधर चला गया, इसे आप बोलेंगे वॉल्स नेवर कम टुगेदर, यानी सारे के सारे वॉल्स साथ में नहीं होंगे, यानी एक तो भी बाहर होना चाहिए, कोई भी हो सकता है उनमें से, कोई भी। समझ में आया? कोई भी हो सकता है, एक ही नहीं, दो भी बाहर हो सकते हैं, यानी ये भी शब्द एक्सेप्टेड होगा, ए यू आई आई एस पी ओ यू एस, और यहां पे एक आएगा सी, ये भी एक्सेप्ट होगा। आया समझ में? क्योंकि इनमें सभी के सभी एक साथ है नहीं है, ये देखो ओ और यू चलेगा इधर उधर, सभी लोग इधर उधर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वॉल्स नेवर कम टुगेदर का मतलब होता है सारे के सारे इकट्ठे नहीं होंगे, बस दैट्स ऑल। और ये जो तीसरी कंडीशन, नो सिंगल वॉल कम टुगेदर, ये बहुत ही स्पेसिफाई करता है, क्या बोलता है ये? एक भी वॉल साथ में नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं, यानी हर एक वॉल के बीच में कोई ना कोई कंसोनेंट आना चाहिए। आएगा इस केस में, क्योंकि ये देखो ए यू आई आई ओ यू, 6 वॉल्स है, 6 वॉल में 6 साथ में है, तो पहली कंडीशन होगी। 6 में से एक या दो या कोई भी इधर उधर हो गया तो ये कंडीशन लगेगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी कंडीशन तीसरी बोला कि एक भी एक साथ नहीं होना चाहिए, एक भी, यानी ए के बगल में कोई भी वॉल या आई के बगल में कोई आना ही नहीं चाहिए, अगल बगल में हो ही नहीं सकते वॉल्स। इसका मतलब ये है हर एक वॉल के बीच में एक कंसोनेंट आना ही चाहिए, तभी जाके वो सेपरेट होंगे। लेकिन अगर 6 लोगों को सेपरेट करने के लिए कितने कंसोनेंट की जरूरत है? 5, 1 2 3 4 5, लेकिन अपने पास 5 कंसोनेंट है क्या? 4 ही है, यानी ये केस फॉलो होगी क्या इसमें? क्योंकि 6 वॉल्स को सेपरेट करने के लिए 5 कंसोनेंट की जरूरत है, यहां पर 4 ही कंसोनेंट अवेलेबल है, इसका मतलब 4 कंसोनेंट किसी 5 को ही सेपरेट करने की ताकत रख सकते हैं। 1 2 3 4, यानी ये 4 है, तो किसी 5 वॉल्स को ही सेपरेट कर सकते हैं। एक वॉल हमेशा इधर उधर वॉल्स दूसरे वॉल के पास में जाएगा ही जाएगा, तो ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी। लेकिन मान लो कि यहां पे एक और एस है, तो ये कंडीशन सॉल्व होती है? बिल्कुल होती है, सेपरेट किया जा सकता है। सवाल समझ में आया? पक्का? सॉल्व करें? लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन के दो ही तरीके हैं, या तो नॉर्मल वर्ड या तो रिपीटेटिव वर्ड। रिपीटेटिव वर्ड रहा, जैसे यहां पे देखो रिपीटेटिव अल्फाबेट है, रिपीटेशन का एक ही धर्म होता है, डिवाइड करना, दैट्स ऑल। क्या होता है? डिवाइड करना, बाकी कुछ भी नहीं। चलो वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन लिखी है आप लोगों ने? चलो अब क्वेश्चन लिखो, उसके वर्ड्स जो पूछेंगे वो। एक ले लो मशीन और एक ले लो ऑस्पिशियस को ही सॉल्व करेंगे। एक नॉन रिपीटेटिव है, एक रिपीटेटिव है। सवाल दो ही प्रकार के हैं, कंडीशन 3 है। हो गया? डन है? हेवी तो नहीं हो रहा है? हेवी हो रहा है या आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो अब यहाँ पे सर्कस होगी। चलो सबसे पहले देखते हैं, पहली केस मशीन के लिए सॉल्व करते हैं। तो पहले मुझे नॉर्मली ये बताइए कि मशीन इस शब्द से टोटल कितने नाम बन सकते हैं, यानी कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं मशीन के? 5040, वेरी गुड, ठीक है। रिपीटेशन होता तो
5040 डिवाइडेड बाय जो भी जितने बार रिपीट होता, अगर मान लीजिए ए रिपीट होता तो 5040 को कितने से डिवाइड करना होता आपको, 2 से। वेरी गुड। लेकिन आप कंडीशन वो नहीं है, कंडीशन क्या बोला जाता है, ऐसे अरेंजमेंट्स बताओ जहां पे क्या होने चाहिए, वॉल्स साथ में आने चाहिए, वॉल्स ऑलवेज कम टूगेदर, VCT कंडीशन फॉलो करनी है, वॉल्स ऑलवेज कम टूगेदर। यानी मशीन से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जहां पे सारे के सारे वॉल्स हमेशा एक साथ रहेंगे। तो सबसे पहले बताओ मशीन इस वर्ड में कितने वॉल्स है, ए, आई और ई। इनको क्या करना है, इकट्ठा बांध दो, ए, आई और ई। अब ये इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, एक साथ ही रहेंगे। बाकी कौन बचे कंसोनेंट, एम, सी, एच और एन, बच गई ये। अब बताओ, अब इनकी अरेंजमेंट करो। नॉर्मली हम इनको घुमाते थे ना इधर उधर, 7 फैक्टोरियल करेक्ट है, वो टोटल शब्द है। हमने क्वेश्चन ने बोला कि ये हमेशा एक साथ होने चाहिए, इनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। इनको एक साइड लेके बांध दो एक गट्ठे में। बांधने के बाद आप क्या करोगे, अब इनका आप मूवमेंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, यानी अब लोग यहां से जो भी शब्द बनेगा ये मूवमेंट इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये लोग एक साथ रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बता दो, ऐसा शब्द बन गया MAIECHN, ठीक है, जो भी शब्द बनेगा ये शब्द एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल होगा एक्सेप्ट इस केस में, क्योंकि इसमें ये शब्द जो भी बना इसमें तीनों वॉल्स साथ में। हो सकता है MIEACHN, ये शब्द एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल होगा, तीनों वॉल्स इस शब्द में क्या है, साथ में। जरूरी नहीं कि AIE की अरेंजमेंट हो, ये तीनों अपनी जगह बदल सकते हैं ना इधर उधर, लेकिन इन तीनों के बीच में कोई नहीं रहेगा, इनको सेपरेट नहीं करेगा, ये हमेशा साथ में रहेंगे। ऐसे कितने शब्द बनेंगे ये पूछा है सवाल। तो मशीन वर्ड से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जहां पे वॉल्स हमेशा क्या होगा, साथ में होना चाहिए।